कभी सोचा है कि आपके स्मार्टफोन या टीवी की स्क्रीन पर इतने परफेक्ट, इतने वाइब्रेंट कलर्स कैसे बनते हैं? मतलब लाल रंग एकदम तीखा लाल और हरा रंग बिल्कुल प्योर ग्रीन। ये कोई मैजिक नहीं है, ये फ्लॉप फ्लॉप ब्लॉक केमिस्ट्री का कमाल है। और इसके पीछे हैं पीरियोडिक टेबल के कुछ बहुत ही खास और थोड़े अजीब एलिमेंट्स। आज हम यूनिट 4 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप को समझने वाले हैं, द लैंथेनॉइड्स। और इन्हें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एलिमेंट्स, जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, हमारी मॉडर्न हाईटेक दुनिया के लिए आप कह सकते हैं बैकबोन की तरह हैं। हाई पावर मैग्नेट से लेकर मेडिकल इमेजिंग और हमारी स्क्रीन टेक्नोलॉजी तक ये हर जगह है। पर इनकी केमिस्ट्री ट्रांजिशन मेटल से बिल्कुल अलग और सरप्राइजिंग है। चलिए इसी बात को पकड़ते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर शुरू करें तो ये लैंथेनॉइड्स आखिर हैं क्या? पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह तो है, पर ये हैं क्या? सबसे सिंपल लेवल पर लैंथेनॉइड्स 15 एलिमेंट्स की एक सीरीज हैं। ये पीरियोडिक टेबल में लैंथेनम के बाद आती है। सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक। ओके। टेक्निकली ये एफ ब्लॉक का हिस्सा है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स 4f ऑर्बिटल्स में भर जाते हैं। ये सब सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं और काफी रिएक्टिव भी हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सब की केमिस्ट्री एक दूसरे से बहुत बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। जब हम डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल्स को देखते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, मैंगनीज, तो उन सब का अपना अपने बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, अलग रंग, अलग प्रॉपर्टीज। तो फिर एफ ब्लॉक में ऐसा क्यों है कि 15 अलग-अलग एलिमेंट्स केमिकली लगभग एक जैसे बिहेव कर रहे हैं? एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जो लैंथेनॉइड्स को यूनिक बनाता है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, अगर ट्रांजिशन मेटल्स एक म्यूजिक बैंड है जहां हर मेंबर, गिटारिस्ट, ड्रमर, सिंगर का अपना अलग स्टाइल और रोल है, हाँ। तो लैंथेनॉइड्स एक क्वायर की तरह हैं जहां सब के सब मेंबर्स एक ही गाना, एक ही सुर में गाते हैं। वो केमिकली इतने सिमिलर हैं कि हिस्टोरिकली उन्हें एक दूसरे से अलग करना, मतलब प्यूरिफाई करना, साइंटिस्ट्स के लिए एक नाइटमेयर था। नाइटमेयर। हाँ, दशकों तक कंफ्यूजन चलता रहा। वाओ! तो एटॉमिक लेवल पर ऐसा क्या हो रहा है कि ये इतने सिमिलर हैं? जरूर इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में कोई राज छिपा होगा। बिल्कुल। What's fascinating here is the location of their differentiating electrons. लैंथेनॉइड्स में जो 4f इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, वो एटम के बहुत अंदर डीपली बरीड होते हैं। डीपली बरीड? हाँ, उनके बाहर 5s, 5p, 5d और 6s इलेक्ट्रॉन्स की एक मजबूत शील्ड होती है। इस शील्डिंग की वजह से ये 4f इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं ले पाते, जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। अच्छा, इसीलिए लैंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री इस बात से तय नहीं होती कि उनके 4f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि उनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं। अच्छा, तो उनके 4f इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से लॉक्ड हैं। तो फिर वो रिएक्ट कैसे करते हैं? वो हमेशा अपने सबसे बाहरी एक्सेसिबल 6s और 5d इलेक्ट्रॉन्स को खोकर रिएक्ट करते हैं, और ये संख्या लगभग हमेशा 3 होती है। 3? हाँ, इसीलिए पूरी सीरीज में सीरियम से लेकर लुटीशियम तक लगभग हर एलिमेंट एक फिक्स्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब Ln3+ बनाता है। और क्योंकि सबका रिएक्टिंग आयन Ln3+ एक जैसा है, उनकी पूरी केमिस्ट्री भी एक जैसी हो जाती है। आपने कहा लगभग हमेशा, मतलब इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। मुझे याद है कि सीरियम +4 स्टेट भी दिखाता है और यूरोपियम +2। वो इस क्वायर वाली एनालॉजी में कैसे फिट होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और ये एक्सेप्शंस रूल को और मजबूत करते हैं। सीरियम +4 और यूरोपियम +2 जैसे कुछ लैंथेनॉइड्स +3 के अलावा दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब ऐसा करने से उन्हें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती हो। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जैसे सीरियम अपना चौथा इलेक्ट्रॉन खोकर +4 स्टेट में आता है, तो उसका f ऑर्बिटल खाली f0 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जो कि एक स्टेबल स्टेट है। इसी तरह यूरोपियम जो +2 स्टेट दिखाता है, उसका f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड f7 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अच्छा, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। एग्जैक्टली। जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, पर बहुत रेयर हैं, और उनके पीछे भी ऑर्बिटल स्टेबिलिटी का एक क्लियर रीजन है। समझ गई। तो एक आम कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को हो सकती है, वो ये है कि f ऑर्बिटल्स भर रहे हैं,
तो डी ब्लॉक की तरह यहाँ भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉमन होंगी? यस, और ये क्रूशल मिसअंडरस्टैंडिंग है। याद रखिए 4f इलेक्ट्रॉन्स शील्डेड हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसीलिए लैंथेनॉइड्स केमिकली यूनिफॉर्म होते हैं, वेरिएबल नहीं। एग्जाम के लिए एंकर डेफिनेशन ये है: लैंथेनॉइड्स आर अ सीरीज ऑफ 15 एलिमेंट्स सी लू that fill 4f orbitals and exhibit remarkably similar chemistry dominated by a characteristic +3 oxidation state. ठीक है, तो ये क्वायर वाली एनालॉजी अच्छी थी, पर क्या हम इन्हें आइडेंटिकल ट्विन्स कह सकते हैं? बिल्कुल, प्राइमरी एनालॉजी यही है। ट्रांजिशन मेटल्स एक डाइवर्स क्लास के 15 यूनिक स्टूडेंट्स जैसे हैं, हर एक की अपनी पर्सनालिटी। लेकिन लैंथेनॉइड्स 15 आइडेंटिकल ट्विन्स की तरह हैं। सी, पीआर, एनडी सब केमिकली एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा बिहेव करते हैं और एक जैसे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि सबका वेलेंस स्ट्रक्चर Ln3+ सेम है। करेक्ट, और पर्सनालिटी देने वाले 4f इलेक्ट्रॉन्स अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन ये आइडेंटिकल ट्विन्स वाली एनालॉजी भी पूरी तरह से एक्यूरेट तो नहीं हो सकती। आखिर ये अलग-अलग एलिमेंट्स हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, इसका कुछ तो असर होता होगा। कहाँ पर ये एनालॉजी ब्रेक डाउन होती है? एक्सीलेंट पॉइंट। एनालॉजी यहीं पर हमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, जैसे जैसे हम सीरीज में सीरियम से लूटेटियम की तरफ जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ चार्ज अंदर के 4f इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन 4f इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को शील्ड करने में बहुत पुअर होते हैं। पुअर शील्डिंग। हाँ, नतीजा ये होता है कि एटम का साइज धीरे धीरे कंसिस्टेंटली छोटा होता जाता है। तो हमारे आइडेंटिकल ट्विन्स बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। सीरीज में आगे वाला ट्विन हमेशा पहले वाले से थोड़ा सा छोटा होता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द पीरियोडिक टेबल? क्या इस कॉन्ट्रैक्शन का असर सिर्फ लैंथेनाइड्स तक ही सीमित रहता है? नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस कॉन्ट्रैक्शन का असर पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट्स पर भी पड़ता है। अच्छा। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पीरियड 6 के ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे हैफ्लियम, टैंटलम का साइज अनएक्सपेक्टेडली छोटा हो जाता है। इतना छोटा कि वो पीरियड 5 के अपने ऊपर वाले एलिमेंट्स जिरकोनियम, नायोबियम के लगभग बराबर हो जाते हैं। वाओ। यही वजह है कि जिरकोनियम और हैफ्नियम जो अलग-अलग पीरियड्स में हैं, उनका साइज और केमिस्ट्री लगभग आइडेंटिकल होते हैं, जिससे उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब लैंथेनॉइड्स की इंटरनल केमिस्ट्री का असर पूरे पीरियोडिक टेबल पर पड़ता है। एग्जैक्टली। वाओ, ओके। तो ये केमिकल सिमिलैरिटी लैब में कैसे दिखती है? आपने कहा कि इन्हें अलग करना एक नाइटमेयर था। लैब में ये उनकी सेपरेशन की डिफिकल्टी में साफ दिखता है। अगर आप लैंथेनॉइड मिनरल्स का कोई मिक्सचर लें, जैसे मोनोजाइट सैंड, और उन्हें अलग करने की कोशिश करें, हाँ। तो नॉर्मल केमिकल मेथड्स जैसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन फेल हो जाते हैं। सभी लैंथेनॉइड आयंस Ln3+ का चार्ज सेम +3 होता है और साइज भी लगभग बराबर। राइट। इसलिए उनके हाइड्रोक्साइड्स या सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी भी लगभग आइडेंटिकल होती है और वो एक साथ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो फिर इन्हें सेपरेट कैसे किया जाता है? कोई तो तरीका होगा। हाँ, मॉडर्न तरीका है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। हाँ, इसमें लैंथेनॉइड आयंस के मिक्सचर को एक स्पेशल रेजिन फिल्ड कॉलम से पास किया जाता है। क्योंकि आयंस के साइज में बहुत मामूली सा अंतर होता है, जो सबसे छोटा आयन लुटेशियम। हाँ, लुटेशियम, वो रेजिन से सबसे मजबूती से जुड़ता है और कॉलम से सबसे आखिर में बाहर आता है, जबकि सबसे बड़ा आयन सीरियम सबसे पहले। ये तो काफी टीडियस प्रोसेस लगता है। ये प्रोसेस बहुत स्लो और टीडियस है, लेकिन कमर्शियल स्केल पर प्योर लैंथेनॉइड्स हासिल करने का यही सबसे इफेक्टिव तरीका है। अच्छा, तो मान लीजिए हमने इन्हें अलग कर लिया, अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? टेक्नोलॉजी में इनका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है? सबसे बड़ा और विजिबल एप्लीकेशन हमारी स्क्रीन टेक्नोलॉजी है। फ्लोरेसेंट लैंप्स, एलईडी डिस्प्लेज और स्मार्टफोन स्क्रीन्स में लैंथेनॉइड फॉस्फर्स इस्तेमाल होते हैं। फॉस्फर्स? ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो यूवी लाइट या इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके स्पेसिफिक प्योर कलर्स की विजिबल लाइट इमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड लाइट पैदा करने के लिए यूरोपियम EU3+ का इस्तेमाल होता है और ग्रीन लाइट के लिए टर्बियम TB3+। ये तो बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि 4f इलेक्ट्रॉन्स शील्डेड हैं और बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लाइट एमिशन जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, इन्हीं की वजह से हो रहा है। ये कैसे काम करता है? बेहतरीन सवाल।
यू माइट थिंक कि एफ इलेक्ट्रॉन्स इतने शील्डेड हैं तो यूजलेस होंगे, बट एक्चुअली उनकी शील्डिंग ही उन्हें फॉस्फरस के लिए परफेक्ट बनाती है। परफेक्ट कैसे? क्योंकि वो बाहरी एनवायरनमेंट के वाइब्रेशंस और केमिकल इंटरेक्शन से आइसोलेटेड हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, जब इलेक्ट्रॉन एक 4f एनर्जी लेवल से दूसरे में जाता है, बहुत शार्प और एफिशिएंट होते हैं। इससे जो लाइट निकलती है वो बहुत ही प्योर कलर की होती है। अच्छा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कलर्स की तरह ब्रॉड एंड मडी नहीं। राइट। इसीलिए आपकी स्क्रीन पर लाल रंग बिल्कुल साफ लाल दिखता है। और मैग्नेट्स के बारे में भी बहुत सुना है। नियोडीमियम मैग्नेट्स तो बहुत फेमस हैं। वो इतने पावरफुल क्यों होते हैं? हाँ, ये लैंथेनॉइड्स का एक और सुपर पावर है। नियोडीमियम मैग्नेट्स, जो असल में नियोडीमियम, आयरन और बोरोन का एक अलॉय है, Nd2, Fe14b, Nd2, Fe14b, राइट। ये दुनिया के सबसे पावरफुल परमानेंट मैग्नेट्स हैं। इनकी स्ट्रेंथ नियोडेमियम के यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से आती है। नियोडेमियम के अनपेयर्ड 4f इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और आयरन और बोरॉन के एटम्स के साथ मिलकर ये एक ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इन सभी टाइनी एटॉमिक मैग्नेट्स को एक ही डायरेक्शन में मजबूती से लॉक कर देता है। वाह। यही वजह है कि ये छोटे से साइज में भी बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स पैदा कर पाते हैं। और ये कहाँ यूज होते हैं? हेडफोन्स में, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स में और इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स में। ओके, ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। चलिए अब इसे एग्जाम के नजरिए से देखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये चैप्टर रिवाइज करना हो तो कौन से की पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए? जरूर, कुछ क्लैरिटी लाइंस हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली और बुनियादी बात, द लैंथेनॉइड्स आर द 15 एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम Ce58 टू लुटीशियम Lu71 दैट इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ द 4f ऑर्बिटल्स। इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, हालांकि ये असल में रेयर नहीं है, बस इन्हें प्यूरिफाई करना मुश्किल है। दूसरा पॉइंट यकीनन उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में होगा, जो उनकी पूरी केमिस्ट्री को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है, द कैरेक्टरिस्टिक एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल लैंथेनॉइड्स इज +3। ये इसलिए है क्योंकि एटम अपने बाहरी 6s और 5d इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज कर देता है, जबकि शील्डेड 4f इलेक्ट्रॉन्स अनरिएक्टिव रहते हैं। और इसी +3 स्टेट की वजह से इनकी केमिस्ट्री इतनी यूनिफॉर्म होती है। एग्जैक्टली। तीसरा पॉइंट, द केमिस्ट्री ऑफ ऑल लैंथेनॉइड्स इज रिमार्केबली यूनिफॉर्म अक्रॉस द सीरीज। इसी वजह से इन्हें केमिकली सेपरेट करना मुश्किल होता है और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करना पड़ता है। चौथा पॉइंट लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन और उसके प्रभाव के बारे में होना चाहिए। सही। चौथा पॉइंट, द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक and ionic radii across the series due to the poor shielding effect of 4f electrons. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका असर पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट्स पर भी पड़ता है, जैसे Zr और HF का केमिकल ट्विन होना। और आखिर में इनके एप्लीकेशंस जो दिखाते हैं कि ये एलिमेंट्स असल दुनिया में कितने जरूरी हैं। Yes, पांचवा पॉइंट, लैंथेनॉइड्स हैव क्रिटिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, स्पेशली इन मेकिंग फॉस्फरस फॉर डिस्प्लेस, U, TB and high strength permanent magnets Nd। ये एप्लीकेशंस उनके यूनिक 4f इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर की वजह से ही पॉसिबल हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर कुछ लाइंस में समराइज करना हो तो? बिल्कुल, ये 4 बातें याद रखनी है। पहला, कोर आइडिया। लैंथेनॉइड्स f ब्लॉक एलिमेंट्स की एक सीरीज है जिनकी केमिस्ट्री आपस में बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि उनके रिएक्टिंग 4f इलेक्ट्रॉन्स शील्डेड होते हैं और बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। दूसरा, एनालॉजी। हाँ, मेल्टिंग एनालॉजी। ये पीरियोडिक टेबल के आइडेंटिकल ट्विन्स की तरह है, ट्रांजिशन मेटल्स की डाइवर्स क्लास के मुकाबले। और इनमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सीरीज में साइज धीरे धीरे घटता है। तीसरा, एग्जाम्पल। की एग्जाम्पल, हमारी मोबाइल स्क्रीन्स और LED लाइट्स में जो प्योर कलर्स दिखते हैं वो यूरोपियम और टर्बियम जैसे लैंथेनॉइड फॉस्फरस की वजह से ही पॉसिबल हैं। और सबसे जरूरी, एग्जाम पॉइंट। क्रूशल एग्जाम पॉइंट। ये लगभग हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और इसी वजह से इनकी सेपरेशन मुश्किल होती है। तो लैंथेनॉइड्स जो केमिकली इतने एक जैसे हैं, पैराडॉक्सिकली हमारी टेक्नोलॉजी में इतने स्पेसिफिक और जरूरी रोल्स निभाते हैं। फैसिनेटिंग। एंड दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सोच कर जाइएगा, हम जानते हैं कि लैंथेनॉइड्स ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जहां Nd मैग्नेट्स लगते हैं और विंड टर्बाइन्स के लिए क्रिटिकल हैं। पर अगर इन आइडेंटिकल ट्विन्स में से किसी एक या दो, मान लीजिए नियोडीमियम की सप्लाई चेन में जियोपॉलिटिक्स की वजह से रुकावट आ जाए तो क्या होगा? क्या उनकी केमिकल सिमिलैरिटी उन्हें इंटरचेंजेबल बनाती है?
क्या हम नियोडीमियम की जगह प्रेजियोडीमियम या समैरियम से उतने ही अच्छे मैग्नेट्स बना सकते हैं? या फिर हर एक एलिमेंट की वो छोटी सी यूनिक प्रॉपर्टी जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से आती है, किसी खास टेक्नोलॉजी के लिए इतनी ज़रूरी है कि उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता?